जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, योर जीएस फैकल्टी। मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहा हूं इस समय, और आपका जो टॉपिक चल रहा है इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, सो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी की टीम की तरफ से जो फ्री बैचेस स्टार्ट किए गए हैं फॉर एनडीए सीडीएस 1 2025, आप इस फ्री बैचेस को अवेल कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के। ओके, हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स ने जो है अपने सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और मैंने पॉलिटी का कंप्लीट लेक्चर उसमें अपलोड कर दिया है। ज्योग्राफी के लेक्चर्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में एक पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कराया था, जिसमें मैंने आपको क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर्स हमारी अर्थ की बताई थी। अब मैं उसी को आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। देखो, पहली चीज जो हमारा क्रस्ट है बेटा, हमारा जो क्रस्ट है उसमें अगर मैं बात करता हूं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, ओके, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में कि ये थिक है। ठीक है, और ओशनिक क्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो ओशनिक क्रस्ट कैसा है? थिन है। ठीक है, आपको याद हो अगर, तो दिस इज थिन एंड दिस इज थिक। अब ये पतला है लेकिन ये ज्यादा डेंस है, मोर डेंस, और ये जो है आपका लेस डेंस है। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि अगर जो ज्यादा डेंस होगा वो ज्यादा भारी भी होगा, तो इसका वेट ज्यादा होता है ना, ये हैवी होगा और ये लाइट होगा कंपैरेटिवली, है ना। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हल्का होगा और ओशनिक क्रस्ट क्या होगा? भारी होगा। और जो चीज भारी होती है वो नीचे होती है, जो हल्की होती है ऊपर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्योंकि हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जैसे ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, इस तरह से मान लो आप। ओके, तो ये आपका क्या है? कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट, दिस इज कॉन्टिनेंटल पार्ट। अब इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है आपका, ये ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ये वाला सारा ओशनिक क्रस्ट, ये वाला सारा ओशनिक क्रस्ट। तो अगर आप इस ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो आप देखें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत ज्यादा मोटा है और ओशनिक क्रस्ट पतला है। तो आप इमेजिन करो, अगर कोई आपसे पूछे कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो जियोथर्मल एनर्जी की वजह से मैग्मा मौजूद है, उस मैग्मा को ऊपर आने में आसानी कहां होगी? भाई यहां से अगर यहां का जो मैग्मा है वो मैग्मा अगर ऊपर आने की कोशिश करेगा, ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो मैग्मा को ऊपर आने में आसानी कहां पर होगी? आपसे पूछेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में या ओशनिक क्रस्ट में, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि भाई मैग्मा को बाहर आने में आसानी होगी फ्रॉम ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट से ये जल्दी बाहर आ जाएगा, बिकॉज जो ओशनिक क्रस्ट है वो पतला है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसा है? थिक है। ठीक है, देखो ओशनिक क्रस्ट जो ना हार्डली 5 किलोमीटर का है। ओशनिक क्रस्ट कितना है? हार्डली 5, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर के आसपास का है। तो सोचो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर और कहां 5 किलोमीटर, तो जल्दी से मैग्मा को ऊपर आने में आसानी होती है ओशनिक क्रस्ट में। ये क्लियर है? तो इसी वजह से आप नोट कर सकते हैं, देयरफॉर जो वर्ल्ड के आपके 75% वोल्केनोज हैं are found in ocean current, are found in the oceans, वो समुद्र के अंदर मिलते हैं। ओके, 75% जो ज्वालामुखी है वर्ल्ड के, वो समुद्र के अंदर क्यों मिलते हैं? क्योंकि मैग्मा को ओशनिक क्रस्ट को तोड़ करके बाहर आना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये एक लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट चीज की, वो क्या है समझना। देखो, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है। मान लो कि कोई पर्टिकुलर लाइट रे, ये एक लाइट रे है, ये एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि जब जब मीडियम चेंज होगा, व्हेनेवर मीडियम इज गोइंग टू चेंज, ये M1, ये फिर M2,
मीडियम M1 पे चेंज हो जाएगा और M2 से बाहर निकलते फिर मीडियम चेंज हो जाएगा। तो जब जब मीडियम चेंज होगा तो मीडियम के चेंज होने पर आपने देखा है कि जो वेव होती है वो अपने डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, हाँ या ना? तो ऐसे ही अगर हम अब लेयर्स की बात करें, जैसे हमने बोला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हमने बोला ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, उसी के नीचे आपका आ जाता है अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि टोटल जो लेयर्स हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 लेयर्स है। इन 6 लेयर्स के बीच में बाउंड्रीज कितनी है? इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री होगी ए, इन दोनों के बीच में बाउंड्री होगी, फिर इनके बीच में एक बाउंड्री होगी, फिर इनके बीच में एक बाउंड्री होगी, और फिर इनके बीच में बाउंड्री होगी। तो लेयर्स अगर 6 हैं तो बाउंड्रीज होंगी 5। अब ये जो बाउंड्रीज हैं ये क्या है? यानी कि जहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट से ज्वाइन कर रहा है, जहां पर एक मीडियम दूसरे मीडियम से मिल रहा है, तो किसी भी दो लेयर के बीच की जो बाउंड्री है वो क्या है? यहां देखो, ये एक मीडियम था, ये एक मीडियम था, ठीक है, इस मीडियम से, लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गया, तो इस लाइट मीडियम और डेंसर मीडियम के बीच की जो लाइन है ये जंक्शन पॉइंट है। ऐसे ही एक ये जंक्शन पॉइंट है। तो किसी भी दो लेयर के बीच की जो मीटिंग एरिया होता है वो क्या होता है? जंक्शन होता है। तो उसी जंक्शन पॉइंट को हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिसकंटिन्यूटी। अब ये डिसकंटिन्यूटी क्यों बोलते हैं समझो, सीधी सी बात है। एक लाइट रे ट्रेवल कर रही थी, ट्रेवल करते करते जैसे ही ये जंक्शन पॉइंट आया वहां पर ये लाइट रे क्या हो गई? डिसकंटिन्यू हो गई। क्या हो गई? डिसकंटिन्यू, है ना, क्योंकि ब्रेक हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो जहां जहां ये मीडियम चेंज करेगा वहां वहां ये लाइट रे जो है अपने रास्ते से डिसकंटिन्यू होकर के दूसरे रास्ते पे चली जाएगी। ऐसे जा रही थी, बेंड हो गई, फिर आगे निकली, बेंड हो गई। तो उसका जो कंटिन्यूएशन था, उसका जो वो एक पर्टिकुलर पाथ में जाना था वो टूट गया, डिसकंटिन्यू हुआ। तो उस जंक्शन को हमने क्या बोला? डिसकंटिन्यूटी। और इन्हीं डिसकंटिन्यूटीज, टोटल डिसकंटिन्यूटीज कितनी होंगी? 1 2 3 4 5, क्योंकि हर दो लेयर के बीच में जो जंक्शन पॉइंट होगा वो एक डिसकंटिन्यूटी को फॉर्म करेगा। अब आपको यही ध्यान रखना है, 5 डिसकंटिन्यूटीज है और ये जियोलॉजिस्ट के नाम पर रखे गए जिन्होंने उसका अध्ययन किया था। तो ये नाम मैं मेंशन करता हूं, जैसे पहली वाली डिसकंटिन्यूटी का नाम है कोनार्ड, दूसरी वाली का नाम है मोहो, तीसरी का नाम है रिपीटी, चौथी का नाम है गुटनबर्ग और पांचवी का नाम है लेहमैन। ठीक है, तो दीज आर 5 डिसकंटिन्यूटीज। तो आप जब अपना जीके की बुक में आप टॉपिक उठाकर देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसमें आपको यही चीज मिलती है। ठीक है ना, तो आपके ये टर्म्स वहां मिल जाएंगे। जो हमने डायग्राम बनाया था, मैं एक डायग्राम और कोशिश करता हूं बनाने की। देखो यहां दिखा देता हूं, एक मेरे पास पिक्चर है आपको दिखाने के लिए। हाँ देखो, यहां देखो, ये आपका इनर कोर, ठीक है, और ये वाला इनर कोर है और ऊपर वाला आउटर कोर है। तो इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, सबसे नीचे वाली कौन सी हो गई? लेहमैन। फिर एक आपका ये है और एक आपका ये है। ठीक है, तो लेयर जैसे मैंने मार्क करी थी आपकी 6 लेयर थी, 6 5 4 3 2 1, ऐसे था ना। अच्छा, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा वैसे दे दिया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अपर मेंटल, ओके, अपर मेंटल ये ऐसे 3 और
2 1 ऐसे मानो। ओके, तो ये आपका हो गई ए बी फिर सी, ठीक है, फिर ये डी और ये ई। आप समझे मैंने क्या करा? मैंने कहा था 6 लेयर्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, उसके नीचे ओशनिक क्रस्ट और मेंटल, फिर मेंटल और अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ये देखो ना, ये आपका लोअर मेंटल है, दिस इज लोअर मेंटल, ये आपका लोअर मेंटल है, ठीक है। तो एक लोअर मेंटल और एक अपर मेंटल। तो जो लोअर मेंटल है, अपर मेंटल है, इन दोनों, यानी कि ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है, ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है, ये जो तीसरे चौथी के बीच में जो जंक्शन पॉइंट है, तो लोअर मेंटल अपर मेंटल के यही तो रिपीट ही है। ऐसे ही जो ये आपका 5 और 6 क्या है? आउटर और इनर, आउटर और लेमेन। ऐसे ही 4 और 5 लोअर मेंटल और आउटर कोर, इनके बीच में गुटनबर्ग। तो ये डायग्राम से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम से आपको मैंने सारी डिसकंटिन्यूटीज यहां पे मेंशन करी है, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है, इजंट इट? अच्छा, अब इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं हम, यहां आपको मैं दिखाता हूं, देखो इधर देखो, ये कुछ डायग्राम्स आपको मैंने मेंशन किए हैं। अब देखो हमारा जो मीजोस्फेयर है, आपकी बुक में मीजोस्फेयर लिखा हुआ, तो जो मेंटल वाला पार्ट है ना, उसे ही आप मीजोस्फेयर कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है, कोर वाला पार्ट, उसे एंडोस्फेयर या फिर आप उसे बैरियोस्फेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैरियोस्फेयर। ये ध्यान रहेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैरियोस्फेयर। ओके, देखो ये अपर मेंटल, ठीक है, ये लोअर मेंटल, ये आउटर कोर, ये इनर कोर। ओके, ये आपके रेडियस को बता रहा है। देखो 6371 हमारे अर्थ का रेडियस है, यहां पे ये 5155, ये 2885। तो करीब करीब यहां से यहां तक आपका जो कोर है, ये जो कोर है आपका आउटर कोर इनर कोर, उसका जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट 3100-3200 के आसपास आ रहा है ना। और इसके बाद ये मेंटल आ गया, तो ये जो मेंटल है वो करीब 2900 किलोमीटर का आ रहा है। कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर का, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, ये दिख पा रहा है? ये देखो, ये आपका कॉन्टिनेंट, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब क्या है? कॉन्टिनेंट्स, ये कॉन्टिनेंट है, और उसके नीचे ये आपका ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और इस ओशनिक क्रस्ट के ऊपर ये ओशन है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस डायग्राम से आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। ओके, क्लियर है ना? देखो ये आपका माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट और ये ओशन। ओके, अच्छा, अब यहां पर कुछ टर्म्स दिए हुए, ये लिथोस्फेयर, ये क्रस्ट, ये क्या है ये भी समझते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो क्या होता है, अब इसको समझना। जब हमने इनकी बात करी है, हमारा जो पृथ्वी का ऊपर का फ्लोर है, अर्थ का जो फ्लोर है, अर्थ का जो फ्लोर है, आप ऐसे मान के चलो, अर्थ का जो फ्लोर है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, एक्चुअली में केवल क्रस्ट नहीं है। यहां आप इमेजिन करो, जब आप पृथ्वी में अंदर जाएंगे, डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होगी, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी बेटा, वैसे वैसे आप इमेजिन करो डेप्थ के इंक्रीज होने से प्रेशर बढ़ेगा। यहां लिख देता हूं, सॉरी, डेप्थ के इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी, आपको नीचे हैवी एलिमेंट्स मिलने ज्यादा शुरू हो जाएंगे, कम आप कहेंगे ज्यादा मिलेंगे। और हैवी एलिमेंट्स क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन वो रेडिएशंस निकालते हैं। तो इसके बाद जैसे जैसे नीचे जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ध्यान रखना, पृथ्वी पे नीचे जाने पे प्रेशर भी बढ़ता है, हैवी एलिमेंट्स का मिलना भी बढ़ता है, और टेम्परेचर भी बढ़ता है। आप मान के चलो कि 32 मीटर नीचे जाने पर, अगर आप 32 मीटर नीचे जाते हैं, तो करीब 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान का गिरावट आ जाती है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे कोर तक ऐसा रहता है, ये जो स्पीड है, ये जो रेट है, ठीक है, ये आपके फर्स्ट 100 किलोमीटर तक रहता है। शुरू के 100 किलोमीटर तक आपको क्या दिखेगा? शुरू के 100 किलोमीटर तक इस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये
रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, इस स्पीड से टेम्परेचर बढ़ेगा। 32 मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। ये शुरू के 100 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अब जब नीचे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो आप मुझे बताओ जब टेम्परेचर 2000 के आसपास पहुंच जाएगा तो जितना भी अंदर मैटर है, अंदर जो आपकी रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे। और मेल्ट होकर के उसी मोल्टन रॉक्स को आप मैग्मा बोल दोगे। क्या बोल दोगे, मैग्मा बोल दोगे। तो यही कारण है हमारा जो अपर मेंटल है, हमारा जो अपर मेंटल है बेटा, दैट अपर मेंटल इज कॉल्ड, विच इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर। उस अपर मेंटल को जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कह रहे हैं, वो आपका लिक्विड स्टेट में है। किस में है, लिक्विड स्टेट में है, वो आपका मोल्टन स्टेट में है। आ रही बात समझ में, ओके। तो ये जो अपर मेंटल है ये हमारा लिक्विड स्टेट में है। अब अच्छा देखो, ये आपका मान लो अपर मेंटल है, ये एक ऐसा चैम्बर है जहां पे 700 किलोमीटर तक मैग्मा भरा हुआ। अब नीचे जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना। तो ऊपर आने पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऊपर आने पे टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऊपर जैसे जैसे आप अपर मेंटल पर आएंगे, टेम्परेचर के डिक्रीज होने से क्या होगा, मैग्मा सॉलिडिफाई होगा। मैग्मा क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, हाँ या ना। मैंने बोला कि हमारी पृथ्वी पे नीचे जाने पर ये हो रहा है, उसकी वजह से मैटर जो है पृथ्वी के अंदर का जो रॉक्स है, मेटल्स है, वो मेल्ट हो गई। तो उसी मोल्टन रॉक्स को हमने बोला मैग्मा। तो इसी वजह से जो अपर मेंटल है वो लिक्विड स्टेट में है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, यानी कि मोल्टन स्टेट में है। तो ये अगर हमारा मैग्मा चैम्बर है अपर मेंटल का, तो नीचे जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ऊपर आने पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मैग्मा सॉलिडिफाई करेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल ये सॉलिड हो गया। ये क्या हो गया, सॉलिड। आप एक एग्जांपल से समझना, मान लो आप दूध उबाल रहे हो, तो आपने दूध उबाल दिया, दूध उबाल करके पतीले को रख दिया। अब जब पतीला ठंडा होगा तो बेस में टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे उस बेस से, पतीले के बेस से आप ऊपर की तरफ आओगे, टेम्परेचर घटेगा। तो इसलिए दूध के ऊपर एक सॉलिड लेयर जम जाती है, एक जो सॉलिड लेयर जम जाती है। इसी तरीके से अपर मेंटल के ऊपर एक सॉलिड लेयर जम जाएगी, तो वो जो सॉलिड लेयर जमेगी वो क्रस्ट के साथ जमेगी। क्रस्ट हमने पढ़ा ना, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, वो इस अपर मेंटल के अपर पार्ट के साथ जम जाएगा। अपर मेंटल के अपर पार्ट, अपर मेंटल के अपर पार्ट, मानो ये वाला पार्ट है, ये सॉलिड हो गया, और इसी के ऊपर आपका क्रस्ट है, इसी के ऊपर आपका क्रस्ट है। तो जो क्रस्ट है और जो अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल है, दोनों जम जाएंगे। तो इसी को यहां डायग्राम में दिखाया गया है, और वो डायग्राम आपको क्या बता रहा है, ये देखो, यहां देखो, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो, ये आपका लिथोस्फेयर दिख रहा है, लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर की जो टोटल वो है वो 100 किलोमीटर दिखा रखी है। इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब यहां देखना, लिथोस्फेयर में क्या आता है, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है, देखो ये इनर कोर, ये आउटर कोर, ये मेंटल, मेंटल में ये एस्ट्रोनोस्फेयर क्या है, अपर मेंटल। अच्छा, क्रस्ट, ये क्रस्ट 100 किलोमीटर लिखना, ठीक है। क्रस्ट तो हार्डली 40 किलोमीटर तक है। क्रस्ट कितना है, 40 किलोमीटर। क्रस्ट तो केवल 40 किलोमीटर है, पर क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल दोनों को मिला करके लिथोस्फेयर कहा जाता है। तो जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर का मतलब हुआ बेटा क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, इन दोनों को मिलाकर ही कहा जाता है लिथोस्फेयर, ये जो स्थल मंडल है। ओके, देखो आपको मैं एक और कंसेप्ट बताऊं। हमारी जो पृथ्वी थी वो सबसे पहले आप मान सकते हैं कि इट वाज बॉल ऑफ फायर। हमारी पृथ्वी क्या थी, बॉल ऑफ फायर। ये बॉल ऑफ फायर ठंडा होने लगा, कूल डाउन हुआ, कूल डाउन हुआ मतलब सॉलिडिफाई हुआ,
अब जब सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुआ तो तभी तो हमारा क्रस्ट बना। क्रस्ट बनने का मतलब क्या है, जो आउटर लेयर थी वो ठंडी हुई, और जब आउटर लेयर ठंडी हुई तो आउटर लेयर के ठंडे होने से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि जब कोई चीज ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमारा लिथोस्फेयर बना। क्या बना, लिथोस्फेयर बना। लेकिन पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर उतना ही रहा, अंदर तो टेम्परेचर गर्म ही रहा, अंदर जियोथर्मल रिएक्शंस चलते रहे, अंदर एनर्जी मेंटेन रही। तो वो एनर्जी जब इस लिथोस्फेयर को तोड़ करके बाहर निकली तो उसे कहा गया वल्केनिज्म। क्या कहा गया, वल्केनिज्म। जो मैग्मा बाहर निकला इस लिथोस्फेयर को तोड़ के, ठीक है बेटा, मैग्मा जो लिथोस्फेयर को तोड़ के बाहर निकला उसे बोला गया वल्केनिज्म। और जब वल्केनिज्म हुआ तो फिर अंदर की गैसेस बाहर आई, और जब अंदर की गैसेस बाहर आई तो उसे बोला गया डीगैसिंग प्रोसेस। क्या बोला गया, डीगैसिंग प्रोसेस। और जब डीगैसिंग प्रोसेस हुई, वो जो गैसेस बाहर निकली, ठीक है, गैसेस केम आउट, गैसेस केम आउट, और जो गैस बाहर निकली वो हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अंतरिक्ष में, स्पेस में एस्केप नहीं कर पाई, वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ स्प्रेड हो गई। तो वो स्प्रेड हो गई, स्प्रेड हुई, तो स्प्रेड होने से हमारा फिर एटमॉस्फेयर बना। क्या बना, एटमॉस्फेयर। ये ध्यान रखना, पहले लिथोस्फेयर बना, फिर एटमॉस्फेयर बना, और उसके बाद जाके आगे क्या बना, हाइड्रोस्फेयर, यानी कि पानी वाला जलमंडल। तो पहले स्थलमंडल बना, फिर वायुमंडल बना, और बाद में बनेगा जलमंडल। क्या ये क्लियर हुआ, ध्यान रहेगा आपको, यहां तक कोई डाउट बेटा, श्योर एकदम, ठीक है। तो मैंने आपको यहां अब इस क्लास में जो कहानी बताई उसको आप ध्यान से समझना। मैंने आपको आज की क्लास में डिसकंटिन्यूटी बताई। क्या बताई, डिसकंटिन्यूटी। पिछली क्लास में मैंने आपको लेयर्स डिफाइन करी थी, और आज की क्लास में मैंने क्या करा, आपको डिसकंटिन्यूटीज बताई, और फिर मैंने आपको लिथोस्फेयर के बारे में एक आइडिया दिया। किसके बारे में आइडिया दिया, लिथोस्फेयर के बारे में एक आइडिया दिया। ओके, और अंदर क्या क्या हो रहा है वो, ठीक है। ये डायग्राम से आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब जब आप अपनी जीके की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बैरियोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये सब मिलेगा। ये निकल, आयरन, है ना, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, सब मिलेगा आपको। एस्थेनोस्फेयर वर्ड मिलेगा। लिथोस्फेयर मैंने आपको पूरा बता दिया है क्या है ना। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, दिस लिथोस्फेयर इज फ्लोटिंग ऑन अपर मेंटल। ये हमारे अपर मेंटल के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अपर मेंटल जो है वो मोल्टन है, तो एक जेली की तरह है, लाइका जेली, और ये इस पर फ्लोट कर रहा है, ये ध्यान रहेगा। तो जो लिथोस्फेयर है वो सॉलिड है, और ये इस अपर मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, और जो लिथोस्फेयर है वो हार्डली 100 किलोमीटर थिक है, जबकि अपर मेंटल करीब करीब 700 किलोमीटर का है। कितने का है, 700 किलोमीटर का, ठीक है। तो आपको मैंने यह भी बताया कि व्हाट इज दिस डिसकंटिन्यूटीज, डायग्राम आपके सामने है। फिर मैंने आपको ये एक प्रोसेस बताया पृथ्वी का कि कैसे स्थलमंडल पहले बना या वायुमंडल, और ये मैंने आपको लिथोस्फेयर डिफाइन कर दिया कि आखिरकार लिथोस्फेयर क्या है, जिसमें क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फेयर, अपर मेंटल का ऊपर वाला पार्ट जो सॉलिड हो गया है, दोनों को मिला करके कहा जाता है लिथोस्फेयर। तो बच्चों फिलहाल यहां तक की कहानी आपको क्लियर है। देख रहे हो मैं अलग अलग डायग्राम से आपको यहां दिखा रहा हूं, अलग अलग डायग्राम आपको दिख रहा है। देखो लिथोस्फेयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, देख रहे हो आप, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपका जो टॉपिक है बहुत आराम से डिटेल में धीरे धीरे एक लेमन भाषा में आप अपने नोट्स बना सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक को समझना, कि बच्चा कहे कि हाँ मुझे चीजें समझ में आ गई हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ टीचर, ठीक है। तो अभी मैं अगली क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसी से जुड़ा है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, इसी से जुड़ा है आपका ये वॉल्केनो, अर्थक्वेक, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, जय हिंद एवरीवन।